स्वागत है। आज का टॉपिक है सजीव विशेषताएं एवं आवास आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में वो जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विले वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? क्वेश्चन मार्क। आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायक करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं, उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वसन लेने में सहायता करते हैं। फिर इसमें है हम देखते हैं कि सजीवों की अन्य सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है जिससे वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवन अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का आवास स्थान एक घर है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। कुछ स्थलीय आवास मरुस्थलीय। फिर इसमें आएगा मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या अनुकूल पाए जाते हैं। फिर मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। चित्र 6.4। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते बिल में मरुस्थलीय जंतु। फिर इसमें आएगा मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों में उगाया गया यह पौधा मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों सूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होता है तथा एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। फिर इसमें आएगा मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे। फिर इसमें आएगा पर्वतीय क्षेत्र में आएगा ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 6.4 में दर्शाए गए वृक्ष देखे? यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने
के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां शुक की आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फिर फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर हो उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। फिर इसमें आएगा घास स्थल में आएगा शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए 6.8। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वह पादुंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यही संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान पर छिपाए रखता है। और इसमें आएगा और में आएगा शरीर को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन एवं घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जंतु अपन बनाते हैं। उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। लंबे कान उसे शरीर की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। जिसको चलिए आवाज़ समुद्र। फिर इसमें आएगा बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी भार रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ने जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जब इसमें जल में श्वसन लेने के लिए इनमें गिल गुलाम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं। श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तालाब एवं झील। फिर इसमें आएगा कुछ पौधों के जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित रहती है। इस जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लावन करते रहते हैं। फिर इसमें कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपन डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्च पाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चात पाद में जाल युक्त पादुंगलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें आ जाएगा भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा
अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सहजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सहजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता सभी सजीव श्वसन करते हैं। फिर इसमें आएगा, क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। सांस लेना श्वसन किया जाता है। यह श्वसन क्रिया किया जाता है का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु को ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में भैंस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। फिर आएगा, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों ही प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड भोजन उपयोग बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया के दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है, जब तक कि वह तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती है। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाहर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छून पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। सजीवों में उत्सर्जन, इसमें सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इस अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रकार को उत्सर्जन कहते हैं। फिर इसमें आएगा, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशिष्ट भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है।